एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12th हिस्ट्री का सेकेंड चैप्टर, दैट इज किंग्स, फार्मर्स एंड टाउन्स। सो इस सिंगल वीडियो में हम पूरा का पूरा चैप्टर कवर करने वाले हैं। सो डू वॉच द वीडियो टिल एंड। तो सबसे पहले हमको इंट्रोडक्शन में बता रखा है वैदिक एज के बारे में। सो पिछले चैप्टर में हमने पढ़ा था इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में। तो उसके एंड के बाद में एक नई एज की शुरुआत हुई हमारे इंडियन सब कॉन्टिनेंट में, एंड उसी को नाम दिया गया है वैदिक एज, जिसका टाइम पीरियड है फ्रॉम 1500 टू 600 BCE। तो इस ड्यूरेशन में जो है हमारे इंडियन सब कॉन्टिनेंट में काफ़ी ज़्यादा मेजर जो है डेवलपमेंट्स हुए, जिनमें कि आ जाएंगे सबसे पहला और मेजर डेवलपमेंट ये है कि ऋग्वेद को कंपोज किया गया था, जो कि अभी तक का अर्लीस्ट नोन रिलीजियस टेक्स्ट है। उसके अलावा हमको जो है एग्रीकल्चरल सेटलमेंट्स देखने को मिली, जैसे कि नॉर्थ इंडिया में, डेक्कन प्लेट्यू में एंड कर्नाटका में। तो इन रीजन्स में जो है एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट्स देखने को मिले। उसके अलावा हमको देखने को मिले इलेबोरेट स्टोन स्ट्रक्चर्स फॉर डिस्पोजल, यानी कि जो डेड बॉडीज़ हैं उनको दफनाने के लिए जो है न्यू पैटर्न शुरू किया गया, जहाँ पर इलेबोरेट बड़े बड़े स्टोन स्ट्रक्चर्स बनाए गए, विच आर नोन एज मेगालिथ्स। ओके, अब इसके बाद में हमको बता रखा है अबाउट एज ऑफ महाजनपदास, जिनका टाइम पीरियड है फ्रॉम 600 BCE टू 600 CE। तो इस एंटायर चैप्टर में हमारा जो मेन फोकस है वो इसी चीज़ पर है, अब ऑन द एज ऑफ महाजनपदास। इसी के बारे में पूरे के पूरे चैप्टर में डिस्कस किया गया है, ठीक है। सो इस टाइम पीरियड में हमको अर्ली स्टेट्स, एम्पायर्स और किंगडम्स देखने को मिले हैं, एंड साथ ही साथ इंडियन सब कॉन्टिनेंट में कई सारे न्यू टाउन्स का इमर्जेंस देखने को मिला है। ओके, सो अब हमको बता रखा है सोर्सेज के बारे में, यानी कि जो महाजनपदास से रिलेटेड हमारे पास में इंफॉर्मेशन है, नॉलेज है, वो आई कहाँ से, उनके मेन सोर्सेज क्या हैं। तो यहाँ पर आपको सोर्सेज के बारे में बता रखा है, जिसमें कि सबसे पहला सोर्स है इंस्क्रिप्शंस। इंस्क्रिप्शंस का मतलब होता है अभिलेख, यानी कि जो हार्ड सरफेसेस होते हैं या रॉक्स होते हैं उन पर हम किसी चीज़ को लिखते हैं, इनग्रेव करते हैं, तो दोज आर कॉल्ड इंस्क्रिप्शंस। देन सेकेंड सोर्स इज टेक्स्ट। तो हमको काफ़ी सारे टेक्स्ट मिलते हैं जिनसे हमको बहुत सारी नॉलेज मिलती है रिलेटेड टू दी महाजनपदास। थर्ड सोर्स इज कॉइन्स। तो कॉइन्स से भी हमको काफ़ी कुछ चीज़ें पता चलती हैं। एंड फोर्थ इज विजुअल मटीरियल्स। विजुअल मटीरियल्स मतलब वो चीज़ें हो जाती है जो हमको विजिबल है, जो हमको दिखाई दे रही हैं। फॉर एग्जाम्पल उस टाइम पर बनाए गए मॉन्यूमेंट्स, स्कल्पचर्स या स्ट्रक्चर्स। तो ये चीज़ें हमारी हेल्प करती हैं पुराने टाइम्स को जानने के लिए, समझने के लिए। ओके, सो नाउ आवर फर्स्ट टॉपिक इज प्रिंसिप एंड पियादसी। तो इस टॉपिक में हमको ये बता रखा है कि जितने भी अशोकन इंस्क्रिप्शंस थे उनको दो स्क्रिप्ट्स में लिखा जाता था, ब्राह्मी और खरोस्ती। ये दो स्क्रिप्ट का यूज़ किया गया है अशोकन इंस्क्रिप्शंस को लिखने के लिए। एंड ये जो स्क्रिप्ट्स हैं इनको डेसिफर किया गया था जेम्स प्रिंसिप के द्वारा इन 1830s। डेसिफर यानी कि इन दोनों स्क्रिप्ट्स को समझ लिया गया था, डिकोड किया गया था जेम्स प्रिंसिप के द्वारा। उसके अलावा हमको एक और चीज़ बता रखी है कि जो अशोकन इंस्क्रिप्शंस थी उनमें जो है अशोका को एक दूसरे टर्म से रिफर किया गया है, दैट इज़ पियादसी। तो मतलब कई जगहों पर जो है अशोका की जगह पर ये वर्ड यूज़ किया गया है, एंड इसका मतलब होता है प्लीजेंट टू बी होल। प्लीजेंट टू बी होल मतलब दिखने में बहुत ही ज़्यादा सुंदर होना, बहुत ही ज़्यादा मनमोहक होना। ओके, सो विद दिस हमारा टॉपिक नंबर फर्स्ट कंप्लीट होता है। अब हमारा सेकंड टॉपिक है, दैट इज़ द अर्लीस्ट स्टेट्स। तो इस टॉपिक में हमको अर्लियर स्टेट्स के बारे में बता रखा है, जिसमें कि स्टार्टिंग में हमको बता रखा है कि 6th सेंचुरी BCE के टाइम पर हमारे इंडियन सब कॉन्टिनेंट में क्या चेंजेस आए थे, क्या चेंजेस हमको देखने को मिले। तो उनमें सबसे पहले आ जाता है अर्ली स्टेट्स एंड सिटीज़। तो सबसे मेजर चेंज तो ये है कि जो अर्लियर स्टेट्स और सिटीज़ हैं उनका इमर्जेंस हमको देखने को मिला। सेकेंड चेंज की बात करें तो हमको आयरन का यूज़ देखने को मिला, मीन्स आयरन के यूज़ में ग्रोथ देखने को मिली। थर्ड मेजर चेंज वॉज डेवलपमेंट ऑफ कॉइनेज। तो कॉइन्स में भी जो है डेवलपमेंट होने लगी आफ्टर दिस टाइम पीरियड। फोर्थ मेजर चेंज वॉज बुद्धिज्म एंड जैनिज्म। तो बुद्धिज्म एंड जैनिज्म जैसे दो महान जो रिलीजन है उनका इमर्जेंस देखने को मिला। एंड फिफ्थ वन इज महाजनपदास। तो हमको जो है महाजनपद का इमर्जेंस देखने को मिला। ओके, सो अब हम महाजनपदास के बारे में थोड़ा सा इन डिटेल देखेंगे। जैसे कि हमको बता रखा है कि अब पहले जो है हमारे इंडिया सब कॉन्टिनेंट में 16 बड़े बड़े स्टेट्स थे, लार्जेस्ट स्टेट्स थे, जिनको कि महाजनपदास बोला गया है। एंड इन 16 स्टेट्स में से 7 सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट महाजनपदास थे, जिनमें कि आ जाएंगे फर्स्ट वज्जी, सेकेंड मगध, थर्ड है कोशाला, देन कुरु, देन पंचाला, देन गंधारा एंड अवंती। तो ये 7 जो महाजनपदास हैं वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे उस टाइम पीरियड में, ठीक है। और ये सारे के सारे जो महाजनपदास थे इनको जो है रूल किया जाता था किंग्स के द्वारा, राजाओं के द्वारा। एंड साथ ही साथ इन सारे ही महाजनपदास की एक कैपिटल सिटी हुआ करती थी, जो कि फोर्टिफाइड होती थी, यानी कि प्रोटेक्टेड एरिया होता था। इसके अलावा इसी टाइम पीरियड में जो है ब्राह्मण्स ने कुछ संस्कृत टेक्स्ट को लिखा था,
जिनको कि कलेक्टिवली कहा जाता है धर्म सूत्रास। एंड इन सभी टेक्स्ट में जो है नॉर्म्स और एडवाइसेस लिखी थी रूलर्स के लिए, कि रूलर्स को एडवाइस किया गया था किस तरह से चीज़ों को फंक्शन करना है। ओके, सो नाउ वी विल टॉक अबाउट मगध महाजनपद। तो अभी जो हमने 7 मोस्ट इंपॉर्टेंट महाजनपद देखे, उनमें से भी सबसे ज़्यादा पावरफुल महाजनपद जो था दैट वाज मगध महाजनपद। एंड अगर इसकी लोकेशन की बात करें तो ये पड़ता है बिहार और झारखंड के रीजन्स में। ठीक है, अब ये सबसे ज़्यादा पावरफुल क्यों था, इतनी पावर क्यों थी इस रीजन में, इस महाजनपद में, उसके रीजंस क्या थे वो हम देख लेते हैं। फर्स्ट रीजन इज एग्रीकल्चर प्रोडक्टिव। तो देखो ये जो महाजनपद है, जिस लोकेशन में है, जिस रीजन में है, वहाँ का जो ज्योग्राफी है बहुत ही ज़्यादा अच्छा था, जिसकी वजह से यहाँ पर एग्रीकल्चर प्रोडक्शन अच्छे रेट में होता था, बहुत ही ज़्यादा अच्छा एग्रीकल्चर प्रोडक्शन होता था। सेकेंड रीज़न हो जाएगा आयरन माइंस। तो इस रीजन में हमको बहुत ज़्यादा मात्रा में जो है लोहे की खान देखने को मिली, जो कि काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल थे टूल्स ऑफ वेपन्स बनाने के लिए। तीसरा इंपॉर्टेंट रीज़न है एलिफेंट्स। तो देखो वहाँ के जंगलों में जो है लार्ज क्वांटिटीज़ में एलिफेंट्स अवेलेबल थे, जो कि एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हिस्सा थे वार के लिए। उस टाइम पे जो बैटल्स होते थे, वार्स होते थे, तो वहाँ पर जो है एलिफेंट्स का काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल हुआ करता था, जो कि एक इंपॉर्टेंट रीज़न बनता है मगध को पावरफुल महाजनपद बनाने में। ठीक है, नेक्स्ट रीजन गिवन इज गंगा रिवर। तो इस रीजन में जो है गंगा रिवर फ्लो करती थी, जो कि चीप कम्युनिकेशन भी प्रोवाइड करती थी। ठीक है, नेक्स्ट रीजन गिवन इज पावरफुल किंग्स। सो दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजन कि जो बिंबिसार, अजातशत्रु और महापद्मानंद जैसे किंग्स थे इस रीजन में, इस महाजनपद में, इन्होंने भी काफ़ी ज़्यादा कंट्रीब्यूट किया इसको सबसे ज़्यादा पावरफुल बनाने में। बात करें कैपिटल की, तो इसकी कैपिटल है पाटलिपुत्र। हालांकि इनिशियली इट वाज राजगीर, यानी कि अर्लियर डेज में जो है, स्टार्टिंग के डेज में राजगीर थी, बट लेटर ऑन उसको चेंज करके पाटलिपुत्र कर दिया गया। सो विद दिस हमारा ये टॉपिक कंप्लीट हो गया है। मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट टॉपिक। सो हमारा टॉपिक है एन अर्ली एम्पायर। यहाँ पर हम जानने वाले हैं इंडियन सबकॉन्टिनेंट के सबसे एंशिएंट, सबसे पुराने साम्राज्य के बारे में। तो यहाँ पर हम बात करेंगे अबाउट मौर्यन एम्पायर, जो कि इंडिया का फर्स्ट नोन एम्पायर है, जिसको कि स्टैब्लिश किया था चंद्रगुप्त मौर्य ने अराउंड 321 BCE। तो ये जो है इंडिया का सबसे एंशिएंट नोन एम्पायर है, जिसकी स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने करी थी अराउंड 321 BCE। सेकेंडली यू नीड टू नो इज जो चंद्रगुप्त मौर्य के ग्रैंडसन थे हु वाज अशोका, ये जो है ये मौर्यन एम्पायर के मोस्ट इंपॉर्टेंट रूलर हैं। एंड इन्होंने जो है कलिंगा को जीता था, यानी कि जो प्रेजेंट डे उड़ीसा है उसको जो है इन्होंने कन्क्वेयर किया था। ठीक है, अब हम नेक्स्ट बात करेंगे अबाउट सोर्सेज, यानी कि मौर्यन एम्पायर की जो इन्फॉर्मेशन है, जो नॉलेज हमारे पास में है, वो आई कहाँ से, सोर्सेज क्या हैं। सो हमारा पहला सोर्स है दैट इज स्कल्पचर। तो उस टाइम पीरियड पे जो भी स्कल्पचर्स बनाए गए थे, जो भी स्ट्रक्चर्स बनाए गए थे, उनसे हमको काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिलती है अबाउट द एम्पायर। सेकेंड सोर्स इज अकाउंट ऑफ मेगास्थनीज। तो पहले तो मेगास्थनीज कौन थे, तो ये चंद्रगुप्त मौर्य के कोर्ट के जो है एक ग्रीक एम्बेसडर थे, एंड इन्होंने एक अकाउंट तैयार किया था, इन्होंने एक टेक्स्ट तैयार किया था दैट वाज इंडिका। तो इससे भी हमको काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिलती है अबाउट दैट एम्पायर। तीसरा सोर्स है हमारा अर्थशास्त्र। तो अर्थशास्त्र एक टेक्स्ट है जिसको कि लिखा गया है, कंपाइल किया गया है कौटिल्य के द्वारा, जिनको कि हम चाणक्य के नाम से भी जानते हैं। फोर्थ सोर्स इज बुद्धिस्ट, जैना एंड पुराणिक लिटरेचर। तो उस टाइम पीरियड की जो भी बुद्धिस्ट, जैना और पुराणिक लिटरेचर्स हमको देखने को मिलती हैं, उनसे भी हमको काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिलती है इस एम्पायर के बारे में। फिफ्थ सोर्स बन जाता है हमारा संस्कृत लिटरेसी वर्क्स। तो उस टाइम पे जो भी संस्कृत टेक्स्ट लिखे गए थे वो भी काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव हैं। उसके अलावा नेक्स्ट रीजन गिवन इज अशोकन इंस्क्रिप्शंस। सो इंस्क्रिप्शंस का मतलब अभी तक आप लोगों को पता ही होगा, हम फर्स्ट चैप्टर से पढ़ते आ रहे हैं। इंस्क्रिप्शन का मतलब होता है जो भी हार्ड सरफेस पे या वी कैन से स्टोन्स पे हम चीज़ों को लिखवाते हैं, इनग्रेव करा दिया, तो उसी को बोला जाता है इंस्क्रिप्शंस। सो हमको कई सारे अशोकन इंस्क्रिप्शंस देखने को मिले हैं रॉक्स पे, पिलर्स पे, जिनसे हमको बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिलती है अबाउट मौर्यन एम्पायर। तो इससे जो है हमको एक अशोका की इंपॉर्टेंट पॉलिसी के बारे में भी पता चला है, जो कि थी धम्मा, जिसमें जो है अशोका ने अपनी प्रजा को, अपने सब्जेक्ट्स को बोला था कि उनको जो है कुछ सेट ऑफ रूल्स फॉलो करने चाहिए, जैसे कि रिस्पेक्ट एल्डर्स, जेनरोसिटी होनी चाहिए, सबको जो है काइंडली ट्रीट करना चाहिए, और रिस्पेक्ट फॉर रिलीजियस, यानी कि हर धर्म के लिए जो है रिस्पेक्ट होनी चाहिए। ठीक है, एंड इस पॉलिसी को जो है लोगों में फैलाने के लिए, लोगों में स्प्रेड करने के लिए उन्होंने जो है स्पेशल ऑफिसर्स रखे थे। ठीक है, स्पेशल लोगों को जो है अपॉइंट किया था कि आप लोग जो है चीज़ों का प्रचार करेंगे, इन्फॉर्मेशन देंगे लोगों को, एंड जिनको कि नाम दिया गया है धम्मा महामत्ता। सो धम्मा महामत्ता कौन थे? सो यू शुड नो दैट धम्मा महामत्ता स्पेशल ऑफिसर्स थे जिनको कि अशोका ने अपॉइंट किया था, एंड उनका काम था कि वो धम्मा की पॉलिसी को जो है स्प्रेड करेंगे, उनका प्रचार करेंगे। ओके,
ओके, नाउ नेक्स्ट हमको बता रखा है अबाउट द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ मौर्यन एम्पायर। तो यहाँ पर हमको जो है कुछ इंसाइट्स दे रखी हैं, जैसे कि हमको 5 मेजर पॉलिटिकल सेंटर्स के बारे में बता रखा है, जिनमें कि आ जाएंगे पाटलिपुत्र जो कि कैपिटल थी, उसके अलावा तक्षशिला, उज्जैनी, तोसाली एंड स्वर्णगिरी। तो ये 5 मेजर पॉलिटिकल सेंटर्स थे, जिनसे जो है इन्हीं से जो है पूरे के पूरे एम्पायर में एडमिनिस्ट्रेशन होता था, चीज़ें चलती थी। ठीक है, नेक्स्ट हमको बता रखा है मिलिट्री एक्टिविटीज़ के बारे में। तो मेगास्थनीज के अकाउंट में जो है हमको एक कमिटी के बारे में पता चलता है, जिसके अंडर 6 सब कमिटीज़ थी। तो ये जो 6 सब कमिटीज़ थी, इनके पास में अलग अलग सेक्शंस होते थे, अलग अलग रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती थी। जैसे कि फर्स्ट सब कमिटी का काम था नेवी को संभालना, सेकेंड वॉज ट्रांसपोर्ट एंड प्रोविजंस, एंड थर्ड थी फुट सोल्जर्स की। ठीक है, फोर्थ थी हॉर्सेस की, यानी कि उस कमिटी को जो है हॉर्सेस को संभालना था, जो भी वार में बैटल में हॉर्सेस की ज़रूरत पड़ेगी उस हिसाब से चीज़ों को मैनेज करना था। फिफ्थ था चैरियट्स का, एंड सिक्स वॉज एलिफेंट्स। तो ये जो है 6 सब कमिटीज़ थी, इनकी अलग अलग रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ थी, वो भी हम लोगों ने देख ली हैं। तो चलिए अब हम देखते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है न्यू नोशंस ऑफ किंगशिप। यहाँ पर हमको बता रखा है कि मौर्यन एम्पायर के एंड होने के बाद में एक नई एज की शुरुआत हुई, दैट वाज संगम एज। ठीक है, तो इस टाइम पीरियड पे हमारे इंडियन सब कॉन्टिनेंट में नए किंग्स, नए चीफ्स का इमरजेंस हुआ, जैसे कि चोलास, चेरास और पांड्यास। ये रूल करते थे इन द एरियाज ऑफ तमिलाकम, यानी कि साउथ इंडिया का जो रीजन था यहाँ पर इनका रूल होता था। ठीक है, नेक्स्ट है सतवाहनास, ये रूल करते थे इन द वेस्टर्न एंड सेंट्रल इंडिया। देन कम शाकास, जो कि नॉर्थ वेस्टर्न और वेस्टर्न पार्ट्स में इमर्ज हुए। उसके अलावा आ जाएगा कुशानास, जो कि सेंट्रल एशिया और नॉर्थ वेस्ट इंडिया की तरफ जो है रूल करते थे, यानी कि सेंट्रल एशिया से नॉर्थ वेस्ट इंडिया की ओर इनका जो है राज्य होता था। ठीक है, अब संगम एज के एंड के बाद में जो है गुप्ता पीरियड स्टार्ट होता है। तो अब गुप्ता एम्पायर के बारे में हमको जो इन्फॉर्मेशन मिलती है और जो नॉलेज मिलती है, तो वो किन सोर्सेज से मिलती है? तो दैट इंक्लूड्स लिटरेचर, हमको काफ़ी सारे लिटरेचर्स देखने को मिलते हैं। कॉइन्स से भी हमको काफ़ी ज़्यादा नॉलेज मिलती है अबाउट द गुप्ता एम्पायर। उसके अलावा है प्रशस्तीज इंस्क्रिप्शन। तो प्रशस्तीज इंस्क्रिप्शन का मतलब होता है कि कोई इंस्क्रिप्शन जो लिखी गई है किसी राजा के लिए, किसी राजा की तारीफ में लिखी गई है, उसको हम बोलते हैं प्रशस्तीज इंस्क्रिप्शन। तो इसका हमको एक एग्जाम्पल भी दे रखा है, प्रयाग प्रशस्ति, जिसको कि लिखा था हरिसेन ने संस्कृत में। एंड अब ये हरिसेन कौन है? तो ही वॉज द कोर्ट पोएट ऑफ समुद्रगुप्त। एंड ये जो प्रशस्ति है, प्रयाग प्रशस्ति, ये समुद्रगुप्त के बारे में ही लिखी गई है। सो आवर नेक्स्ट टॉपिक इज अ चेंजिंग कंट्री साइड। तो इस टॉपिक में बेसिकली हमको उस टाइम पीरियड के कॉमन पीपल के बारे में बता रखा है, यानी कि जो रूरल सोसाइटी होती थी उसके बारे में बता रखा है। क्योंकि हमको जो है इंस्क्रिप्शन से उनके बारे में कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती है, कोई भी नॉलेज नहीं मिलती है, तो जो भी हिस्टोरियंस हैं हमारे, वो जटाकास और पंचतंत्र की स्टोरीज से इनके बारे में पता करते हैं, उनकी जानने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हमको बता रखा है स्ट्रेटजीज फॉर इंक्रीजिंग प्रोडक्शन। तो उन्होंने क्या स्ट्रेटजीज अपनाई होंगी प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए, जिनमें सबसे पहले आ जाएगा शिफ्ट टू प्लॉ एग्रीकल्चर, यानी कि उन्होंने जो है खेत की जुताई करना स्टार्ट कर दिया था, प्लॉ एग्रीकल्चर को अपनाना शुरू कर दिया था। सेकेंड इज ट्रांसप्लांटेशन, तो यानी कि बेसिकली वी कैन से उन्होंने जो है पैडी कल्टीवेशन शुरू कर दिया था। ठीक है, थर्ड इज इरिगेशन, तो उन्होंने जो है वाटर सप्लाई को बेटर करने की कोशिश करी होगी, इरिगेशन फैसिलिटीज और भी ज़्यादा इंप्रूव करने की कोशिश करी होगी। ठीक है, नाउ नेक्स्ट हमको रूरल सोसाइटी के बारे में बता रखा है, यानी कि जो ग्रामीण समाज होता था उसके बारे में बता रखा है। तो एक टेक्स्ट है संगम टेक्स्ट, जो कि तमिल में लिखा हुआ है। उसमें हमको पता चलता है कि उस टाइम पीरियड पे 3 जो है कैटेगरीज के लोग रहते थे, जैसे कि लार्ज लैंड ओनर्स रहते थे, जिनको कि वेलालार कहा जाता था। सेकेंड प्लॉमैन, उनको उजावर कहा जाता था, और जो स्लेव्स होते थे उनको आदिमाई कहा जाता था। तो बेसिकली जो है 3 कैटेगरीज में जो है डिवीजन था ऑफ द रूरल सोसाइटी। ओके, सो नाउ नेक्स्ट हमको बता रखा है लैंड ग्रेंट्स के बारे में। लैंड ग्रेंट्स का मतलब हो जाता है ज़मीन को दान में देना। तो हमको जो है इंस्क्रिप्शंस के थ्रू पता चलता है कि थोड़ा बहुत रिकॉर्ड किया गया अबाउट लैंड ग्रेंट्स एज वेल। ठीक है, तो हमको यहाँ पर बता रखा है कि लैंड ग्रेंट्स जो है रिलीजियस इंस्टीट्यूशन, यानी कि धार्मिक जगहों पर ही या फिर ब्राह्मण्स को ही दी जाती थी। ठीक है, सेकेंड हमको बता रखा है कि प्रभावती गुप्ता थी, जो कि चंद्रगुप्त सेकेंड की डॉटर थी, एंड इनकी शादी हुई थी वकाटकास में। ठीक है, और इनके बारे में ये बता रखा है कि इनके पास में एक्सेस था लैंड का, यानी कि इनके पास में खुद की लैंड भी थी, और ये जो है लैंड ग्रेंट्स भी करती थी, यानी कि लैंड को दान में भी देती थी। ठीक है, तो यहाँ पर हमको थोड़ा सा डिफरेंस देखने को मिलता है, बिकॉज उस टाइम पीरियड पे जो है वुमेन्स के पास में इतनी ज़्यादा पावर नहीं थी, बट इनको जो है ये पावर्स थी। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक इज टाउन्स एंड ट्रेड। तो यहाँ पर हमको बता रखा है अबाउट न्यू सिटीज़,
नए अर्बन सेंटर्स जो इमर्ज होके आए उनके बारे में बता रखा है। तो सबसे पहली चीज़ हमको ये बता रखी है, जो अभी हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था महाजनपदास के बारे में, ठीक है। तो उनकी जो भी कैपिटल्स थी वो जो है इस टाइम पीरियड पे नए अर्बन सेंटर्स की तरह इमर्ज हुए, जैसे कि पाटलिपुत्र जो कि मगध का कैपिटल था, राइट। तो ये जो है रिवराइन रूट पे था, यानी कि रिवर वाले जो एरिया में लोकेटेड था। तो ये जो है एक नया अर्बन सेंटर बन के इमर्ज हुआ। वैसे ही उज्जैनी जो कि लैंड रूट्स पर था, मेजर लैंड रूट्स पे था, तो ये भी एक नया अर्बन सेंटर बन के इमर्ज हुआ। अगला है पुहार जो कि सी रूट पे था। एंड फोर्थ इज मथुरा जो कि कॉमर्शियल, कल्चरल और पॉलिटिकल जो है इंपॉर्टेंस रखता था। तो ये भी जो है अर्बन सेंटर्स बन के इमर्ज हुए। ओके, नेक्स्ट टॉपिक इज ट्रेड इन दी सब कॉन्टिनेंट एंड बियॉन्ड। तो यहाँ पर हम बात करने वाले हैं हमारी इंडिया में और बाकी जो कंट्रीज़ में है, आसपास के एरिया में कैसे ट्रेड होता था सब कॉन्टिनेंट में और बियॉन्ड, है ना। तो इंडिया में और इंडिया के बाहर किस तरह से ट्रेड हुआ करता था उस बारे में हम बात करेंगे। तो सबसे पहले हमको बता रखा है अबाउट ओवरलैंड, यानी कि हमको लैंड रूट्स के बारे में बता रखा है। तो वहाँ पर हम देखें तो हमारा जो ट्रेड है वो सेंट्रल एशिया की तरफ होता था एंड उसके आसपास वाले एरिया से अच्छा होता था, ठीक है। तो सेकेंड हमको बता रखा है अबाउट ओवरसीज। तो यहाँ पर हमको सी रूट्स के बारे में बता रखा है। इंडिया का जो है ईस्ट अफ्रीका से, नॉर्थ अफ्रीका से, वेस्ट एशिया, साउथ ईस्ट एशिया और चाइना से अच्छा खासा ट्रेड चलता था, ठीक है। नेक्स्ट हमको ये बता रखा है कि ट्रेवलर्स कौन कौन होते थे, यानी कि जो हमारा ट्रेड होता था तो उसमें ट्रेवलर्स कौन होते थे। तो दैट इंक्लूड्स पेडलर्स, मर्चेंट्स एंड सी फेयरर्स। नेक्स्ट हमको बता रखा है अबाउट प्रोडक्ट्स, यानी कि इंडियन सब कॉन्टिनेंट से किन प्रोडक्ट्स का ट्रेड हुआ करता था। तो दैट इंक्लूड्स सॉल्ट, ग्रेन, क्लॉथ, मेटल ओर्स, स्पाइसेस, स्टोन, टिम्बर। तो ये कुछ प्रोडक्ट्स हैं जिनका जो है ट्रेड हुआ करता था, ठीक है। नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक इज कॉइन्स एंड किंग्स। तो यहाँ पर जो है हमको पुराने सिक्कों के बारे में बता रखा है, जो एंशियंट टाइम्स में डिफरेंट टाइप्स के कॉइन्स इमर्ज हुए उनके बारे में बता रखा है। जैसे कि सबसे पहले हमको बता रखा है पंच मार्क्ड कॉइन्स के बारे में। तो ये जो है सिल्वर और कॉपर से बनाए जाते थे। सेकेंड टाइप ऑफ कॉइन्स आर कॉइन विद नेम एंड इमेज। तो इन कॉइन्स में जो है नेम लिखा हुआ होता था और इमेजेस बने होते थे। तो इनको इशू किया गया था इंडो ग्रीकियंस के द्वारा, ठीक है। थर्ड टाइप इज फर्स्ट गोल्ड कॉइन्स। तो हमारी इंडियन हिस्ट्री में जो फर्स्ट टाइम गोल्ड कॉइन्स इशू हुए थे, लॉन्च हुए थे, उनको बनाया था कुशाना रूलर्स ने। अगला है अयोध्या कॉइन्स। तो इनको इशू कराया था ट्राइबल रिपब्लिक्स, यानी कि उस टाइम पे जो ट्राइब्स थी, ट्राइब के द्वारा इनको इशू किया गया था, ठीक है। नेक्स्ट टाइप इज स्पेक्टेकुलर गोल्ड कॉइन्स। स्पेक्टेकुलर का मतलब हो जाता है बहुत ही ज़्यादा इंप्रेसिव, हम कहते हैं स्टनिंग। तो इस टाइप से जो है गोल्ड कॉइन्स बनवाए गए थे, यानी कि बहुत ही ज़्यादा शानदार तरह से गोल्ड कॉइन्स बनवाए गए थे, जो कि इशू करे गए थे गुप्ता रूलर्स के थ्रू। ओके, सो इट वॉज ऑल अबाउट दिस टॉपिक कॉइन्स एंड किंग्स। अब हम देखते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज हाउ आर इंस्क्रिप्शंस डेसिफर्ड। तो डेसिफर्ड का मतलब आप लोगों को पता होगा, यू माइट बी फैमिलियर। डेसिफर्ड का मतलब होता है किसी भी स्क्रिप्ट को, किसी भी चीज़ को डिकोड कर लेना, समझ लेना, तो उसको हम बोलते हैं डेसिफर्ड। ओके, तो यहाँ पर सबसे पहले बात करी गई है ब्राह्मी स्क्रिप्ट के बारे में। तो हमने अभी स्टार्टिंग में पढ़ा था अशोकन इंस्क्रिप्शंस जो थी वो दो लैंग्वेजेस में लिखी गई थी, दो स्क्रिप्ट में लिखी गई थी, विच वर ब्राह्मी एंड खरुस्ती। तो यहाँ पर हमको ब्राह्मी स्क्रिप्ट के बारे में बता रखा है कि इसको डेसिफर किया गया था जेम्स प्रिंसिप के द्वारा। कब किया गया था? इन 1838, ठीक है। अब इन्होंने इसको कैसे समझा था, कैसे डिकोड किया था? तो इन्होंने जो है बाकी की जो डिफरेंट स्क्रिप्ट्स थी उनसे इस स्क्रिप्ट को कंपेयर किया एंड समझने की कोशिश करी एंड इसको डिकोड कर लिया, ठीक है। उसी तरह से सेकंड बात करी गई है खरोस्ती स्क्रिप्ट्स की। तो जो खरोस्ती स्क्रिप्ट्स थी वो इंडो ग्रीक किंग्स कॉइन्स में भी यूज़ करते थे, सिक्कों में, है ना। तो हिस्टोरियंस ने क्या किया, खरोस्ती स्क्रिप्ट को और कॉइन्स को, लेटर्स को जो है कंपेयर किया। तो उस तरह से उन्होंने इस चीज़ को समझने की कोशिश करी एंड डिकोड कर लिया, ठीक है। ओके, सो नाउ लास्टली बात करी गई है अबाउट लिमिटेशंस, यानी कि इंस्क्रिप्शंस को समझने में, पढ़ने में, डिकोड करने में क्या लिमिटेशंस, क्या प्रॉब्लम्स आई, उस बारे में बात करी गई है। जिनमें सबसे पहला रीज़न गिवन है डैमेज्ड और लेटर मिसिंग, यानी कि हमारे जो इंस्क्रिप्शंस है इतने ज़्यादा पुराने हो गए, इतने ज़्यादा ओल्ड हो गए हैं कि कई जगहों पर जो है लेटर्स डैमेज हो गए हैं, चीज़ें मिसिंग हैं, इस वजह से उनको समझने में प्रॉब्लम होती है। सेकेंड इज़ नॉट डेसिफर्ड, यानी कि कई सारी इंस्क्रिप्शंस में इस स्क्रिप्ट में चीज़ें लिखी गई हैं जो कि अभी तक डेसिफर ही नहीं है, जो कि अभी तक समझी ही नहीं जा सकी है। एंड थर्ड इज़ पेंटली इनग्रेव्ड, यानी कि कई सारी इंस्क्रिप्शंस पे जो है चीज़ों को बहुत ही ज़्यादा हल्के हाथ से इनग्रेव किया गया है, मीन्स बहुत ही ज़्यादा लाइटली लिखा गया है, चीज़ों को उतने ज़्यादा अच्छे से नहीं लिखा गया है, जिस वजह से एपिग्राफिस्ट को समझने में दिक्कत होती है, उसको वो उतना अच्छे से नहीं समझ पाते हैं। तो ये कुछ लिमिटेशंस फेस करनी पड़ती हैं एपिग्राफिस्ट को वाइल डेसिफरिंग द इंस्क्रिप्शंस।
तो यहाँ पर जो है इसी के साथ में हमने पूरा का पूरा चैप्टर कवर कर लिया है विद इन जस्ट आई गेस 18 to 19 मिनट्स। एंड आई होप दिस वॉज हेल्पफुल फॉर यू ऑल। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज़ लाइक द वीडियो एंड शेयर अमंग योर फ्रेंड्स एंड क्लासमेट्स एज वेल। एंड डू लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड हम मिलेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो में विद अनदर चैप्टर। एंड टिल देन स्टे ट्यून्ड।